उस रोज क्लब में पता नहीं कैसे वार्तालाप का विषय भूत प्रेतों और अप्राकृतिक असाधारण कार्यकलापों की तरफ मुड़ गया। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर आदमी के पास एक ऐसी कहानी थी जो भूत प्रेतों के अस्तित्व और उनके अमानवीय कार्यकलापों से ताल्लुक़ रखती थी। हर किसी ने बताया कि उनके गांव में या उनके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के दोस्त के साथ ऐसी घटना घटी थी जिसकी कोई भौतिक व्याख्या संभव नहीं थी, जो अलौकिक थी और जो किसी अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की तरफ इशारा करती थी। किसी ने खुद अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा? किसी ने उत्तर नहीं दिया। यही तो रोना है। हमेशा ही सुनी सुनाई बातों के दम पर ऐसी बातों के अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता है। मैं तो भूत प्रेतों की कथित लीलाओं में विश्वास रखता नहीं। मैं भी नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने कभी कोई असाधारण अलौकिक कृत्य अपनी आंखों से देखा हो या ऐसी कोई बात उसने किसी ऐसे शख्स से सुनी हो जिस पर कि वह 100% भरोसा कर सकता हो। पिछले साल गर्मियों में इसी प्रकार की एक घटना मेरी जानकारी में घटी थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह था। कोई अलौकिक घटना? या तो वह अलौकिक घटना थी या फिर वह ऐसा इत्तेफाक था जिसे कि साधारण स्थितियों में असंभव की ही संज्ञा दी जा सकती थी। क्या हुआ था? मैंने एक आदमी को अपने रिश्तेदार की मौत की कामना करते देखा और सचमुच उसका रिश्तेदार मर गया। नॉनसेंस। यानी कि उस आदमी ने कहा कि उसके रिश्तेदार की मौत आ जाए और उसे तुरंत मौत आ गई। जी हाँ, कमाल है। किस्सा क्या है? पिछली गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए मैं भोपाल के समीप एक गांव में था। वहां मेरा गायकवाड़ नाम का दोस्त रहता था जिसके यहाँ मैं ठहरा था। गायकवाड़ विधुर था और उस गांव में अकेला रहता था। वहां उसका पोल्ट्री फार्म था और उसकी कमाई से वह इत्मीनान की जिंदगी जी रहा था। गायकवाड़ का मकान जिस सड़क पर था वह उस सड़क का आखिरी मकान था और उस मकान के जो सबसे करीब इमारत थी वह कोई 100 गज दूर थी। वह पुराने जमाने की हवेलियों जैसी इमारत थी और उसका स्वामी उस इलाके में राजा साहब के नाम से जाना जाता था। राजा साहब एक लगभग 60 साल के बड़ी बड़ी मूछों वाले रोबदार व्यक्ति थे और उस इलाके के और आसपास के इलाकों में भी सबसे रईस आदमी माने जाते थे। मैंने राजा साहब को केवल एक बार देखा था। वे एक सामंती शाही प्रवृत्ति के बड़े फूफा वाले व्यक्ति थे। वे अपने आप को वक्त का बड़ा पाबंद बताते थे और इसके सबूत के तौर पर अपने पास हमेशा 2 घड़ियां रखते थे। एक कलाई घड़ी जो कभी उनकी कलाई से अलग नहीं होती थी और एक पॉकेट वॉच जो सोने की जंजीर के साथ लटकी उनके बंद गले की कोट की जेब में पड़ी रहती थी। मुझे गायकवाड़ उनके घर ले गया था, तभी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे सामने उन्होंने अपनी वॉच निकाली थी। उसमें समय देखा था। समय का मिलान अपनी कलाई घड़ी से किया था और फिर बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सर हिलाने लगे थे। उनकी पॉकेट वॉच बड़ी अनोखी थी। उसमें समय देखा जा सकता था और सुना भी जा सकता था। घड़ी में एक बटन दबाने पर टन टन की आवाज़ के साथ पहले घंटे बजने लगते थे और फिर एक विचित्र स्वर में टन टन होने लगती थी। दूसरी टन टन में 1 टन का मतलब 5 मिनट होता था। मैंने उनसे मजाक में भी पूछा था कि वे 2 घड़ियां क्यों रखते थे। टाइम इज़ मनी सर, वक्त दौलत होता है और दोनों ही मामलों में मुझे अपनी स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी घड़ियों को एकदम दुरुस्त रखता हूँ और खातों को चाक चौबंद। तभी वहाँ एक बिजली वाला पहुँचा। उसने पहली मंजिल की राहदरी में कोई बत्ती लगाने की बात की। जरूरत नहीं। वहाँ बत्ती की जरूरत मेरा भतीजा किशोर महसूस करता है। वही कहता था कि वहाँ बत्ती होनी चाहिए, लेकिन वह वापस शहर चला गया है। मुझे बत्ती की जरूरत नहीं। अंधेरा हो जाने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूँ और फिर अगले दिन ही वहाँ से निकलता हूँ। जब किशोर वापस आएगा तो देखा जाएगा। बिजली वाला चला गया।
मुझे अनुभव हुआ कि राजा साहब बड़े कंजूस आदमी थे। बाद में राजा साहब की कंजूसी की पुष्टि गायकवाड़ ने भी की कि उन्होंने शादी भी इसलिए नहीं की थी कि उन्हें बीबी का भार न वहन करना पड़े। उनके घर में नौकरानी भी तो आती थी। फिर वह पुरानी कहावत है कि बीबी नौकरानी से सस्ती पड़ती है, और फिर वे अपने भतीजे को भी तो अपने साथ रखे हुए थे। नौकरानी मालती नाम की बूढ़ी औरत थी जिसे वह बहुत कम पैसे देते थे, और वह इतनी निकम्मी थी कि कोई और उसे रखने को तैयार नहीं था। वह एकदम बहरी थी और मुझे कोई ठौर नहीं तुम्हें कोई और नहीं के अंदाज में वहां नौकरी करती थी। और जहां तक किशोर का सवाल है, बुढ़ा उसे एक काले पैसे की शक्ल नहीं दिखाता। अब तो एयरफोर्स में नौकरी लग गई है और वह 4 पैसे कमाने लगा है। पहले बुढ़ा उसे इतने पैसे भी नहीं देता था कि वह कभी जाकर सिनेमा भी दिखाता। ऐसे आदमी को दफा क्यों नहीं करता किशोर? कैसे करे? वह बूढ़े का इकलौता वारिस है। बूढ़े की सारी दौलत अंत में उसे ही मिलनी है, इसलिए वह बूढ़े की सेवा करता रहता है और उसकी लीचड़पन की आदतें बर्दाश्त करता रहता है। कुछ दिन बाद मुझे किशोर से भी मिलने का अवसर मिला। वह कुछ दिन की छुट्टी पर गांव लौटा था। किशोर मुझे बड़ा भला और शांत स्वभाव का नौजवान लगा। मेरी लगभग फौरन ही उससे घनिष्ठता हो गई और हम दोनों इकट्ठे घूमने फिरने लगे। अक्सर हम मछली पकड़ने की खातिर घंटों नदी के किनारे बैठे रहते या जंगलों में टहलते रहते। किशोर के पास एक राइफल थी जिससे वह फाख्ताओं और मुर्गाबियों का शिकार किया करता था। अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल वह हमेशा गायकवाड़ के घर पर रखता था। बूढ़े की निगाह में मछली पकड़ना नाकारे आदमी का काम था और इसकी वजह से वह किशोर की अच्छी खबर ले सकता था। और राइफलबाजी की मुखालफत में जो सबसे बड़ी बात बुढ़ा कह सकता था वह यह कि कारतूस बड़े महंगे आते थे और उन्हें इस प्रकार उजाड़ना फिजूल खर्ची थी। एक शाम को जब हम गायकवाड़ के घर के बरामदे में बैठे बियर पी रहे थे तो बातों बातों में राजा साहब का जिक्र आ गया। बुनियादी तौर पर मेरा चाचा भला आदमी है। दौलत का मोह उसे इसलिए है क्योंकि इससे उसे सत्ता और प्रभुत्व की अनुभूति होती है। उसकी कंजूसी मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि अपनी कंजूसी की वजह से वह जितना ज़्यादा धन बचाएगा उतना ही ज़्यादा मुझे विरासत में मिलेगा। मुझे परेशानी होती है उसकी सनक भरी आदतों से, उसका हर काम एक बंधे बनाए नियम के अनुसार करने की जिद से, और उस नियमों का वह खुद ही गुलाम नहीं बना हुआ है बल्कि वह हर किसी पर उन्हें लादने की कोशिश करता है। रात का खाना वह अंधेरा होने से पहले ही खा लेता है और फिर अंधेरा होने तक अखबार पढ़ता रहता है, और फिर वह अपनी कलाई घड़ी देखता है और यूं सर हिलाता है जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि इतना वक्त हो चुका था। फिर वह अपनी पॉकेट वॉच निकालता है। उसके समय का मिलान कलाई घड़ी के समय से करता है, लेकिन वक्त के मामले में उसकी फिर भी तसल्ली नहीं होती। वह नीचे आता है और डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ी में वक्त देखता है और फिर उस घड़ी के अनुसार अपनी दोनों घड़ियों में वक्त ठीक करता है। घड़ियों के साथ इतनी सिर खपाई कर चुकने के बाद ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है और ठीक 15 मिनट बाद मुझे ऊपर बुलाता है। मैं ऊपर जाता हूँ और उसे बिस्तर के हवाले पाता हूँ। फिर उसके हुक्म के मुताबिक मैं खिड़की खोलता हूँ, जो कि वो हमेशा कहता है कि वह खिड़की खोलना भूल गया। खिड़की इतने हिसाब से खुलनी होती है कि तौबा! अगर मैं खिड़की जरा सी ज़्यादा खोल देता हूँ तो शिकायत करता है कि उसे ठंड लग जाएगी। अगर मैं खिड़की जरा कम खोलूँ तो वह कहता है कि उसका दम घुट जाएगा। अंत में जब मैं उसकी पसंद अनुसार खोल चुका होता हूँ तो मुझे हुक्म होता है कि मैं उसके कोट की जेब से उसकी पॉकेट वॉच निकाल कर लाऊं। मैं पॉकेट वॉच लाकर उसके पलंग की बगल में पड़ी मेज पर रख देता हूँ, तब जाकर मुझे छुट्टी मिलती है। यह बुजुर्गवार की सालों की रूटीन है जिसमें एक बार भी कभी व्यवधान नहीं आया। जब मैं यहाँ नहीं होता तो वे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मेरे लौटते ही ये तमाम हरकतें मशीन की तरह मुझे दोहरानी पड़ती हैं। रविवार को किशोर वापस जाने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि शनिवार का सारा दिन वह हमारे साथ गुजारेगा, लेकिन दिन में उसकी सूरत दिखाई नहीं दी। रात हो जाने के बाद वह आया।
पूछे जाने पर उसने बड़े क्रोधित भाव से बताया कि उसका चाचा सारा दिन उटपटांग कामों के लिए इधर उधर भगाता रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उसने मुझे कार तक नहीं ले जाने दी कि कहीं मैं अपनी तफरीह के लिए कहीं और न चल दूं और उनका फालतू पेट्रोल खर्च हो जाए। हमने किसी प्रकार उसका गुस्सा ठंडा किया, फिर बियर के दौर चले और वातावरण में हल्कापन आ गया। रात के 11 बजे तो किशोर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अगले दिन वह जा रहा था। इसलिए उसने अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल भी ले ली। मुझे लगा कि किशोर एकाएक भावुक हो उठा था और उसका वहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएं। किशोर के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभरे। उसने सहमति में सिर हिलाया। हम तीनों बाहर निकले और धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर चलने लगे। किशोर के अपने एक कंधे पर राइफल रखी हुई थी और दूसरे पर मछली पकड़ने वाली बंसी। राइफल मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बदले में मुझे मछली पकड़ने वाली बंसी थमा दी। हम चुपचाप चलते हुए उसके चाचा की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। एकाएक किशोर ने अनुभव किया कि शायद मैं राइफल न थमाई जाने की वजह से बुरा मान गया था। वह खेदपूर्ण स्वर में बोला, वाजपेयी साहब, दरअसल मुझे इस राइफल से बहुत मोहब्बत है, इसलिए। नेवर माइंड, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी फौजी हो, राइफल तुम्हें ही शोभा देती है। वह मुस्कुराया और उसने यूं प्यार से राइफल का कुंदा थपथपाया जैसे वह उसकी औलाद का दर्जा रखती हो। फिर उसने कुंदे को अपने कंधे से टिकाया और उसे फायर करने की पोजीशन में ले आया। गोली मत दाग देना, गोली की आवाज़ सुनकर तुम्हारा चाचा नींद से जाग जाएगा। जहन्नुम में जाए चाचा। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, उसने राइफल का घोड़ा खींच लिया। आधी रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज़ घन गर्जन की तरह गूंजी। मैं और गायकवाड़ स्तब्ध खड़े रह गए। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी भड़ाक सी खिड़की खुलेगी और फिर हमें जवाब तलब करती हुई राजा साहब की क्रोधित आवाज़ सुनाई देगी। हम तीनों सकपकाकर बच्चों की तरह दीवार के साए में दुबक गए। हम कितनी ही देर स्तब्ध खड़े प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब कुछ भी न हुआ तो हम ओट से निकल आए। अब जाओ सो किशोर, लगता है तुम्हें बिगैर चढ़ गई है। शायद। जरा 1 मिनट जाना नहीं, मेरे पास दरवाजे की चाबी नहीं है और पता नहीं मेरा चाचा गुस्से में दरवाजा खोलेगा या नहीं। हमने सहमति में सिर हिलाया। हम उसे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते देखते रहे। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एकाएक किशोर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, हिचका, रुका, फिर एकाएक घूमा और लंबे डग भरता हुआ हमारे पास पहुंच गया। गायकवाड़, क्या आज की रात तुम मुझे अपने यहां रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या दरवाजा बंद था? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। हम तीनों गायकवाड़ के घर की तरफ चलने लगे। आधे रास्ते में वह बोला, मुझे नहीं मालूम कि दरवाजा खुला था या बंद था। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं था। मैंने नोट किया था। फिर चुप्पी छा गई। गायकवाड़ के घर के बरामदे में पहुंच गए। बरामदे में जलती बत्ती की रोशनी किशोर के चेहरे पर पड़ी तो हमने देखा, उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद था। क्या बात है किशोर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने हामी भरी और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं दरअसल मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? बात क्या है? मैं नशे में नहीं हूं। मैंने इतनी बियर नहीं पी थी कि मुझे नशा हो जाता। फिर देखो, मैं कतई नशे में नहीं हूं। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। मैं तब भी अपने होशो हवास में था जब थोड़ी देर पहले मैं हवेली की तरफ रवाना हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हवेली के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था तो एकाएक मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जैसे वातावरण की हवा
एकाएक भारी हो उठी थी और मुझे वापस धकेलने लगी थी। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने तक वह अदृश्य व्यवधान इतना प्रबल हो उठा था कि मुझे लगने लगा था कि अब मैं एक भी कदम आगे बढ़ा पाने में असमर्थ था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सामने एक अदृश्य दीवार आ खड़ी हो और वह दीवार न केवल मेरा रास्ता रोक रही थी बल्कि मुझे जबरन पीछे ढकेल रही थी। मैं एकदम भयभीत हो उठा था और उल्टे पांव वापस लौट आया था। पता नहीं वह क्या लीला थी, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तुम्हारा चाचा, जहन्नुम में जाए मेरा चाचा। भगवान करे वह सीढ़ियों से लुढ़के और उसकी गर्दन टूट जाए। उसी समय गायकवाड़ की बैठक में लगे घड़ियाल ने 12 बजाए। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ियाल की टन टन किशोर के कथन का अनुमोदन कर रही थी। हम सब बेचैनी अनुभव करने लगे। किसी का भी बोलने का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हम सोने चले गए। अगली सुबह जोरों से दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ सुनकर हमारी नींद खुली। गायकवाड़ ने जाकर दरवाज़ा खोला। मैं और किशोर भी उसके पीछे पीछे ही दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर बदहवास सी राजा साहब की नौकरानी मालती खड़ी थी। राजा साहब की मौत हो गई है, हवेली में दुर्घटना हो गई है। वह बहरी थी, इसलिए उससे कुछ पूछने की कोशिश करना बेकार था। हम दौड़े दौड़े हवेली में पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार खुला था। गायकवाड़ के घर की ओर भागते समय मालती ही उसे खुला छोड़कर गई थी। हम सहमे से भीतर दाखिल हुए। सीढ़ियों के दहाने के पास राजा साहब की लाश पड़ी थी। उनके सिर के आसपास खून का तालाब सा बन गया था। लाश की हालत ही बता रही थी कि राजा साहब की गर्दन टूट गई थी। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर राहदरी में बिछे कालीन का एक कोना ऊपर उठा हुआ था। राहदरी में रोशनी तो थी नहीं, लगता था वह अपना संतुलन खो बैठे थे और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अपनी मौत के बाद भी उनमें समय की पाबंदी की वही वानगी दिखाई दे रही थी जिसके लिए वह अपनी जिंदगी में मशहूर रहे थे। उनके दाएं हाथ में उनकी पॉकेट वॉच दबी थी। जो घड़ी वे अपनी कलाई पर बांधे हुए थे वह उनके गिरने के समय कहीं टकराकर चकनाचूर हो गई थी और रुक गई थी। उसी की सहायता से उस दुर्घटना का सही समय जाना गया। घड़ी में 12 बजने में कुछ सेकंड कम का समय दिखाई दे रहा था। वह ऐन वही वक्त था जब किशोर ने राजा साहब की मौत की कामना की थी। कितनी ही देर कोई कुछ नहीं बोला। श्रोताओं पर उस कहानी की बड़ी सीमित प्रतिक्रिया हुई थी। जो लोग भूतों को मानते थे वे एक विजेता के से भाव से औरों को देख रहे थे, लेकिन मैं और अमीठिया अप्रभावित ही रहे। सबसे पहले मैं बोला, राजा साहब के हाथ में दबी जेब घड़ी, क्या वह भी रुक गई थी? नहीं, वह तो बदस्तूर चल रही थी। घड़ी क्योंकि राजा साहब की मुट्ठी में दबी हुई थी इसलिए कहीं टकरा नहीं पाई थी, लेकिन घड़ी को लगता था कि एक जोर का झटका लग गया था जिसकी वजह से उसकी सुइयां हिल गई थीं और घड़ी लगभग 1 घंटा आगे हो गई थी। किशोर का क्या हुआ? वह बेचारा बहुत घबराया। इसलिए नहीं क्योंकि उसके चाचा की मौत हो गई थी। अपने चाचा से उसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके चाचा की मौत ने उसकी इस धारणा की पुष्टि कर दी थी कि पिछली रात हवेली के वातावरण में किसी अलौकिक शक्ति का वास था। मेरी बाद में उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई। वह रविवार को जा तो नहीं पाया था, उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी, लेकिन अपने चाचा की जायदाद वगैरह संभालने के सिलसिले में वह इतना व्यस्त रहा था कि वह मुझसे मिल नहीं पाया था। बाद में मुझे गायकवाड़ की एक चिट्ठी से यह खबर मिली थी कि किशोर एक विमान दुर्घटना में मारा गया था। ओह, मुझे पूरी उम्मीद थी कि किशोर का कोई ऐसा ही अंजाम हुआ होगा। आपको किशोर की मौत की उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद क्या थी, मुझे पूरा विश्वास था। खुदाई इंसाफ ऐसा ही होता है। किशोर को एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति हुई थी। फिर उस अलौकिक शक्ति ने काबू में करके उससे बरबस
अपने चाचा की मौत की कामना करवाई थी। न केवल किशोर की वह कामना तुरंत पूरी हुई, बल्कि उसके चाचा की मौत ऐन उसी ढंग से हुई जिसकी कि उसने कामना की थी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जाहिर होता है कि जो कुछ हुआ एक पूर्व निर्धारित ढंग से हुआ। किशोर उस वक्त एक ऐसी मानसिक स्थिति में था जिसमें आदमी जिस चीज की कामना करता है उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होती है। यह ईश्वर से वर मांगने जैसा है। उस वक्त किशोर किसी और चीज की भी कामना करता तो वह उसे मिल जाती। ऐसी बातों का हमारे पुराणों में और दंत कथाओं में आम जिक्र आता है। हर इंसान की जिंदगी में एक घड़ी ऐसी आती है जब कोई अलौकिक शक्ति उसके दाएं होती है और उसकी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इच्छा की पूर्ति का कारण बनती है। लेकिन अगर वह इच्छा भली भली होती है तो आदमी फलता फूलता है, और अगर वह इच्छा पूरी होती है जैसे कि वह किशोर के सिलसिले में थी, तो आदमी का किसी न किसी रूप में भारी अहित जरूर होता है। वह भारी अहित उसके सर्वनाश की, उसकी मौत की कैसी भी सूरत अख्तियार कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो अलौकिक शक्तियाँ पहले उसका पक्ष लेती हैं, अगर उनसे कोई गलत काम करवाया जाता है तो काम तो जरूर होता है, लेकिन फिर वही शक्ति उसके खिलाफ हो जाती है और फिर उसका वैसा ही अंजाम करने में साधन बनती हैं जैसे अंजाम की कामना उसने किसी और के लिए की होती है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि जिन अलौकिक शक्तियों ने राजा साहब की जान ली थी वे किशोर की जान लिए बिना मानने वाली नहीं थी। बकवास। वह लड़का प्लेन क्रैश में मरा। हजारों लोग प्लेन क्रैश में मर जाते हैं, इसमें अलौकिक शक्ति कहाँ से आ घुसी? उसका चाचा सीढ़ियों से लुढ़का और खोपड़ी तोड़वाकर या गर्दन तोड़वाकर मर गया। ऐसी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। आप कहते हैं कि ठीक उसी समय उसके भतीजे ने उसकी मौत की कामना की थी, वह इसलिए मर गया। मैं कहता हूँ कि यह बकवास है। यह महज एक इत्तेफाक था कि गायकवाड़ के घर की घड़ी राजा साहब की घड़ियों से एकदम मिली हुई थी। जिंदगी में इससे भी बड़े, इससे भी अनोखे इत्तेफाक होते हैं। असल में किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना एक बार नहीं, जिंदगी में सैकड़ों हजारों बार की होगी। यह बात स्वाभाविक भी थी। आखिर उसका चाचा एक रईस आदमी था, वह उसका वारिस था और वह उसे नापसंद भी करता था। उसकी जगह आप होते तो क्या आप ऐसे आदमी की मौत की कामना नहीं करते? इसमें कोई अलौकिक बात नहीं। यह महज एक इत्तेफाक था कि जब उस रोज किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना की तो चाचा मर गया। क्या यह भी इत्तेफाक था कि किशोर ने अपने सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई महसूस की थी, जो न केवल उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी बल्कि वापस ढकेल रही थी? वह जरूर किशोर की गढ़ी हुई कहानी थी जो किशोर ने आप लोगों को सुनाई थी। किशोर ने आपको एक बात सुनाई जिस पर आपने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। वह लड़का उस रात घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने यह कहानी गढ़कर सुना दी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घर में घुसने से रोक रही थी। शायद उसे भय था कि अगर वह घर में घुसा तो उसका चाचा उसे इस बात पर तगड़ी डांट लगाएगा कि उसने आधी रात को राइफल में से गोली क्यों चलाई। तुम्हारा क्या ख्याल है पाठक? मैं किशोर की प्लेन क्रैश की मौत को इत्तेफाक मान सकता हूँ, लेकिन मैं उसके चाचा की मौत को इत्तेफाक नहीं मानता। डॉक्टर गोस्वामी ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। उसकी निगाह में मैं उसकी पूरी नहीं तो आधी बात तो मान ही रहा था। क्यों? चाचा की मौत को इत्तेफाक क्यों नहीं मानते तुम? एक आदमी अंधेरे में कालीन के एक उठे हुए किनारे में पांव उलझा बैठता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। इसमें असाधारण बात क्या है? पहले तो यही असाधारण बात है कि उसे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने की जरूरत क्या पड़ी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? वह नीचे क्यों जाना चाहता था? मुझे क्या पता वह क्यों नीचे जाना चाहता था। हजार वजह हो सकती है इस बात की। शायद उसे नींद न आ रही हो और वह नीचे जाकर टहलना चाहता हो। शायद उसे भूख लगी हो और वह किचन में जाकर कुछ खाना चाहता हो। शायद वह नीचे से पढ़ने के लिए
कोई किताब लाना चाहता हो, कितनी ही वजह हो सकती है। यह एकदम वाहियात सवाल है तुम्हारा। और वह अपनी पॉकेट वॉच नीचे अपने साथ क्यों ले जा रहा था? वह बूढ़े की आदत थी 2 घड़ियां रखने की। वह अपनी कलाई घड़ी को अक्सर पॉकेट वॉच से मिलाकर देखता रहता था। देखो, जब कोई आदमी 2 घड़ियां रखता है तो वह एक घड़ी में वक्त देखने के बाद दूसरी घड़ी पर निगाह जरूर डालता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेडियो स्टेशन या रेलवे स्टेशन या किसी घंटा घर के पास से गुजरते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी कलाई घड़ी के टाइम का मिलान वहां लगी घड़ी से करने लगते हैं। चाहे आपने केवल 1 मिनट पहले ही रेडियो या टेलीविज़न से घड़ी मिलाई हो, लेकिन किशोर के चाचा की कलाई पर घड़ी बंधी होने के बावजूद उसका पॉकेट वॉच को भी अपने साथ नीचे ले जाने का मतलब कुछ और ही था। और वह एक ही मतलब हो सकता है। क्या वह नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में वक्त देखना चाहता था? क्या वह नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में वक्त देखना चाहता था? क्यों? 2 घड़ियां तो उसके पास पहले से ही थी। फिर नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर टाइम देखने का मतलब? क्योंकि वे 2 घड़ियां उस वक्त राजा साहब को सही टाइम बताने में असमर्थ थीं। क्यों असमर्थ थीं? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न टाइम दिखा रही थीं। अब यह बकवास मत करना कि जो अलौकिक शक्ति किशोर को हवेली के दरवाजे से वापस धकेल रही थी उसने घड़ियों के वक्त भी तब्दील कर दिए थे। ऐसा नहीं कहूँगा। जरा समझने की कोशिश करो कि असल में क्या हुआ होगा। आप आधी रात को एकाएक नींद में जागते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले आप प्रथम उपलब्ध घड़ी देखकर जानना चाहते हैं कि वक्त क्या हुआ था। यह एक स्वाभाविक क्रिया है, हर कोई यही करता है। राजा साहब ने भी किया। आधी रात को उनकी नींद खुली। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो देखा कि मान लो 11:15 बजे थे। फिर आदतन उन्होंने मेज पर पड़ी पॉकेट वॉच उठाई और उसमें टाइम देखा या सुना। वह घड़ी 11:15 बजा रही थी। ऐसा कैसे हुआ? अभी कुछ ही घंटे पहले तो उन्होंने दोनों घड़ियों को नीचे डाइनिंग हॉल में लगी बिजली की घड़ी से मिलाया था। फिर भी एक घड़ी दूसरी घड़ी से लगभग 1 घंटा आगे थी। ठीक वक्त कौन सी घड़ी दे रही थी? उस वक्त वास्तव में कितने बजे थे? यह जानने का उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन वह निकल नहीं पाई होगी। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया ही है कि घड़ियों के मामले में राजा साहब कितने सन की आदमी थे। यह बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही होगी कि कौन सी घड़ी गलत टाइम दे रही थी। अंत में काफ़ी करवटें बदलने के बाद उन्होंने महसूस किया होगा कि जब तक वे यह बात जान नहीं लेंगे उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। सही टाइम जानने का यही तरीका था कि वे नीचे डाइनिंग हॉल में जाते और दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में सही टाइम देखकर आते। राजा साहब के सीढ़ियों से गिरने के झटके से उनकी मुट्ठी में दबी पॉकेट वॉच 1 घंटा आगे नहीं हो सकती थी। जिस घड़ी की सुइयां इतनी ढीली हों कि वे एक झटके से एकदम 1 घंटा आगे हो सकती हों, उस घड़ी को बढ़िया घड़ी नहीं कहा जा सकता। और ऐसी घड़ी की राजा साहब जैसे सनक की हद तक समय के पाबंद आदमी के पास होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इससे एक ही मतलब निकलता है कि पॉकेट वॉच के समय को 1 घंटा आगे दुर्घटना से पहले बढ़ाया गया था। यह काम राजा साहब तो हरगिज न करते। उनके अलावा अगर कोई यह काम कर सकता था तो वह उनका भतीजा किशोर था। किशोर की सदा रूटीन थी कि वह राजा साहब को उनकी कोट की जेब से निकालकर पॉकेट वॉच पकड़ाया करता था। किशोर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा गलती से हो गया था या उसने जानबूझकर राजा साहब को तंग करने के लिए ऐसा किया? उसने राजा साहब को तंग करने के लिए नहीं बल्कि उनका कत्ल करने के लिए किया था। सब लोग हक्के बक्के से मेरा मुंह देखने लगे। इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि राजा साहब की हत्या हुई थी। उस किशोर ने अपने चाचा की पॉकेट वॉच को 1 घंटा आगे कर दिया और उन्हें सोने की तैयारी करता छोड़कर
उनके बेडरूम से विदा हो गया। बाहर राहदरी में बिछे गलीचे का कोना उसने सीढ़ियों के सामने जानबूझकर इस प्रकार उठा दिया कि अगर अंधेरे में कोई सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो उसका पांव उस उठे हुए कोने से उलझे बिना न रह सके। लेकिन किशोर को यह कैसे मालूम था कि आधी रात को राजा साहब की नींद जरूर खुलेगी। उसने इसीलिए तो ऐन राजा साहब की खिड़की के नीचे खड़े होकर राइफल चलाई थी ताकि गोली चलने की आवाज सुनकर राजा साहब की नींद खुल जाए। लेकिन पाठक साहब, आखिर किशोर ने वह कहानी क्यों गढ़ी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हवेली में दाखिल होने से रोक रही थी? उससे उसे क्या फायदा था? आखिर वह उस रात हवेली में दाखिल क्यों नहीं होना चाहता था? क्योंकि उसे भय था कि अगर वह उस नाजुक घड़ी में हवेली में दाखिल होगा तो उसका चाचा, जो राइफल चलने की आवाज़ सुनकर जाग चुका था और तब किसी भी क्षण नीचे की तरफ रवाना हो सकता था, उसके आगमन की आहट सुनता और फिर खुद नीचे आने की जहमत गवारा करने के स्थान पर उसी को आवाज़ देकर पूछ लेता कि डाइनिंग रूम में लगी बिजली की घड़ी में कितने बजे थे। उस सूरत में न वह अपने बेडरूम से बाहर निकलता और न कालीन के उठे हुए कोने में पांव उलझ जाने की वजह से सीढ़ियों से लुढ़क कर अपनी जान से हाथ धोता। तब किशोर के सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। आप ठीक कह रहे हैं। फिर वातावरण में सन्नाटा छा गया। एकाएक क्लब की दीवार पर लगा घड़ियाल टन टन करने लगा। सबकी निगाहें मशीन की तरह अपनी अपनी कलाइयों पर बधी घड़ियों की तरफ उठ गई। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अनजाने में वे क्या कर रहे थे तो वे एकाएक हंसने लगे। देखा,